लिखने लिखाने का भी शौक़ था क्रिकेट पे, और मैं अखबार में काम करता रहा। लाहौर में फ्लड लाइट्स में इतने बड़े पैमाने पर बड़े बड़े पाकिस्तान के सारे ही नामवर क्रिकेटर्स खेले थे। वो सारी डिपार्टमेंटल टीमें थी। वो जो बाबर आजम जिनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हर दूसरे मैच में जाकर सेंचुरी जी बना जी। देंगे, वो लगता था कि उस बोझ में वो दब रहे हैं। वो उस दौर में प्रोड्यूसर होते थे लाहौर में, तो मैंने उनसे बहुत सीखा कि उनका भी तजुर्बा है। वो भी हमने देख भी लिया है PSL में, सबको अंदाज़ा हो भी क्या होगा कि तजुर्बे का कोई नेमल बदल कोई होता शक, नहीं है। बिल्कुल कोई। हमारे जो पढ़ाते थे मौलवी साहब, उन्होंने बचपन में जो सबक दिए उसका भी फ़ायदा हुआ। एक खिलाड़ी जो है वो उस माहौल से गुजरा होता है। उस अगर पाकिस्तान जीत रहा है तो ये जो लीग के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या जितनी इनकी बाहर पजीराई होती है, ये सिर्फ उसी सूरत में होगी कि अगर पाकिस्तान टीम के लिए इनकी इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेज हों। मैंने पिछले 4 से 5 दिन में इतने अच्छे फास्ट बॉलर यहाँ पर देखे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बात से बात। मैं हूं मलिक हसन। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज हमारे साथ जो सेलिब्रिटी मौजूद हैं, एक ज़बरदस्त कमेंटेटर, उनकी आवाज़ ही उनकी पहचान है और ज़बरदस्त अल्फाज की अदायगी और तलफ़ुज़। और अगर मैं ये कहूँ कि जहाँ जहाँ मैच के साथ साथ उर्दू बोली और सुनी जाती है, वहाँ वहाँ उनके बेशुमार मदाह मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तारिक सईद साहब। सर वेलकम एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। कैसे हैं आप? जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मालिक हसन साहब, जी आपको वेलकम करते हैं यहाँ जी, बहुत शुक्रिया। DHA ग्राउंड। जी बहुत शुक्रिया सर। आपने एज अ क्रिकेटर अपने करियर का आगाज़ किया और फिर बहुत जल्द आपने क्रिकेट को छोड़ा और कमेंट्री की तरफ आ गए। ऐसा क्या बना कि आपने क्रिकेट को खैरबद कहा? नहीं, क्रिकेट को एज ए करियर तो नहीं ले सके उस वक्त। तो ज़ाहिर है अपने शौक़ या पैशन की वजह से ही खेलते थे स्कूल कॉलेज के ज़माने में। जी तो जी। बाद में वो एक हादसा ही था। दरअसल मुझे गेंद लग गया था मेरे आँख पे, उसका अभी भी निशान है। तो फिर वो जल्दी इस तरफ आ गए, और लिखने लिखाने का भी शौक़ था क्रिकेट पे, और मैं अखबार में काम करता रहा। पहले आपने रिपोर्टिंग स्टार्ट की? जी हाँ, मैंने क्रिकेट की रिपोर्टिंग स्टार्ट की। मैं नवाब वक्त अखबार में मैंने काफ़ी अर्से तक काम किया स्पोर्ट्स रिपोर्टर के तौर पर। सही। इसके अलावा जब क्रिक इन्फो यहाँ पाकिस्तान में शुरू हो रहा था, बहुत शुरू के दिन थे, तो उस वक्त मैंने वहाँ पे भी रिपोर्टिंग की। सही। तो बाद में फिर वो रेडियो कमेंट्री की तरफ आए, फिर रेडियो से होते हुए टेलीविज़न की तरफ आ गए। तो बस इस तरह का सफ़र रहा। सर बाकायदा तौर पे मतलब पहली दफ़ा आप एज अ कमेंटेटर कब अपेयर हुए मीडिया पे? मैं पहला जो मेरा, आप कमेंट्री का ब्रेक कह सकते हैं या कह सकते हैं कि पहली जो मुझे एक इनकरेजमेंट मिली थी, ये 1994 की बात है। सही। और उस वक्त एक रमज़ान का टूर्नामेंट हो रहा था, और यही मार्च की तकरीबन दिन थे, जब रमज़ान अर्ली मार्च के दिन थे। थोड़ी सर्दी ज़्यादा थी आज की निस्बत। तो यहाँ एक टूर्नामेंट हुआ था बागे जनाब में। रमीज़ राजा जो पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन जी हैं जी। और हमारे कमेंटेटर भी हैं। बड़े ज़बरदस्त कमेंटेटर हैं, उन्होंने उसका इनेकाद किया था। एलाइड बैंक रमज़ान कप के नाम से वो टूर्नामेंट था। पहली बार लाहौर में फ्लड लाइट्स में इतने बड़े पैमाने पर बड़े बड़े पाकिस्तान के सारे ही नामवर क्रिकेटर्स खेले थे। वो सारी डिपार्टमेंटल टीमें थी। जी जी। तो उसमें मैंने जाके वो साउंड सिस्टम पे ग्राउंड पे कमेंट्री की थी। तो वहाँ काफ़ी लोगों ने मेरी पजीराई की। अब्दुल कादिर थे पाकिस्तान के जो मशहूर खिलाड़ी थे, जी जी। वो भी रिटायर नहीं हुए थे। उन्होंने मुझे वहाँ पे शाबाश दी। इम्तियाज़ सिपरा था साथ थे, हमारे बड़े एक सीनियर जर्नलिस्ट गुजरे। तो उनका मैं उनका खुद परस्तार भी था, मैं उनको पढ़ता था। जी जी। उनका जो सिपरा स्पेशल लाहौर में जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती थी, मतलब काफ़ी उनसे क्रिकेट सीखने की। को जी मिला। हाँ। तो बाद में फिर मैं कुछ अर्से के बाद मैंने उनके साथ काम भी किया, दोनों के साथ काम किया। माशाअल्लाह। अब्दुल कादिर के साथ मैंने कमेंट्री की, और सिपरा साहब जो थे उनके साथ मैंने कुछ अर्सा रिपोर्टिंग भी की। तो बस यूँ ही फिर चल निकले इस तरह। इस तरह आपके कैरियर का आगाज़ हुआ एज अ कमेंटेटर। अच्छा सर, इतनी ज़बरदस्त आपकी अल्फाज की अदायगी, इतना ज़बरदस्त तलफ़ुज़, ये गॉड गिफ्टेड है या फिर इसके पीछे आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ी?
नहीं, मेहनत तो करना पड़ी क्योंकि मैं जो हूँ वो उर्दू काफ़ी हद तक मेरी जो बेहतर हुई आके वो रेडियो के दिनों में हुई। जी जी। और बचपन में मैंने अरबी पढ़ी थी कुछ, सही। वो हमारे जो पढ़ाते थे मौलवी साहब, उन्होंने बचपन में जो सबक दिए उसका भी फ़ायदा हुआ। तो क्योंकि जो अरबी है, अगर आप उर्दू सीखना चाहते हैं तो अरबी और फ़ारसी जो है बिल्कुल ना वो ज़रूरी हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो और फिर हमारे कुछ घर का भी माहौल ऐसा था, कुछ पढ़ने पढ़ाने वाला खास सिलसिला अदबी माहौल था। आप कह सकते हैं। जी जी। तो वो फिर क्योंकि मेरे जो फादर थे उनके काफ़ी दोस्त इस तरह के थे जिनका ज़बान बयान से जिनका था काफ़ी वास्ता। सही। और कुतुब बीनी का भी उनको शौक़ था मेरे फादर के दोस्तों को। तो फिर वो जब वो घर में वो उनसे मिलने के लिए आते थे तो फिर हमें भी कुछ उनसे हासिल होता था उनके पास बैठ के। मतलब मतलब कि कहा जाए कि आपकी इस तरबियत का आगाज़ आपके घर से हुआ तो गलत नहीं जी होगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बाद में ऐसे। हमारे साथ थे रेडियो पाकिस्तान पे खालिद वक़ार साहब, जी अभी जी। भी हैं माशाल्लाह। और रेडियो पाकिस्तान पे स्टेशन डायरेक्टर हुए। तो वो उस दौर में प्रोड्यूसर होते थे लाहौर में। हम्म, तो मैंने उनसे बहुत सीखा सीखा। वहाँ पे। और उससे पहले एफसी कॉलेज में था, यहाँ पे भी अच्छा माहौल था पढ़ने हम्म। पढ़ाने के लिहाज से, अच्छे असातिज़ा थे एफसी कॉलेज में। तो उस माहौल में आप कह सकते हैं कि वो थोड़ी सी हमें नशोनुमा वहाँ से भी हुई। हमारी वहाँ पे हुई। और लेकिन मेन जो था वो रेडियो था, क्योंकि रेडियो पाकिस्तान कुछ नसीबी थी हमारी कि उस दौर में बड़े टॉप के लोग आया करते थे। सही। और उनसे बहुत सीखने का मौका सीखने मिला। का। बाद में मैं नवाबक गया, वहाँ पे भी बड़े कमाल के लोग थे, अब्बास अतर थे और तारिक अब्दुल्ला सुहेल थे। और मतलब उरूज का ज़माना था, अखबारात का भी हो। जी जी। तो इसलिए फिर हम जहाँ जहाँ रहे कोशिश की कि बड़ों से सीखें कुछ। सीखते जाएं। सही। जैसा इंग्लिश कमेंट्री में आगे बढ़ने के मौके और कमाई के मौके बहुत ज़्यादा होते हैं, काफ़ी चांसेस मिलते हैं कमेंट्री के बनिस्बत उर्दू, लेकिन आपने फिर भी उर्दू कमेंट्री का इंतखाब किया, किस वजह से? देखिए, मैं सच्ची बात है, इंग्लिश मेरा कभी भी सब्जेक्ट रहा भी नहीं ऐसा। और ये इस तरह का मामला होता है क्योंकि लोग जो है समटाइम जब आप बोलते हो टेलीविज़न पे या रेडियो पे, जी जी। तो ये वो मीडियम होते हैं, अखबार जितने भी हमारे जी ये जी। ज़राए होते हैं। प्रिंट तो मीडिया, जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। जी जी। तो मीडिया के तो ये बेसिकली ना आप एक तरह से लोग एजुकेट भी हो रहे होते हैं बिल्कुल। आपको सुन के या आपको वो देख के वो सीख रहे होते हैं। तो अगर आपको उस ज़बान पे मुकम्मल महारत नहीं है तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर आप इंसाफ कर सकते हैं अपने काम के साथ। बिल्कुल ऐसे ही। तो आप जिस ज़बान में भी आप कमेंट्री कर रहे हैं, चाहे आप तो लोकल लैंग्वेजेस की कमेंट्री शुरू हो रही है, आपको वो एक तो ज़बान आनी चाहिए होती है। और अ, ये ज़रूरी होता है कि आप फिर तभी आप जो है वो लोग भी फिर आपकी बात सुनने के लिए तैयार होते हैं। तो बिल्कुल। मेरा कभी भी इंग्लिश सब्जेक्ट भी नहीं था। और हालांकि इंग्लिश के कमेंटेटर्स जो हैं वो नो डाउट बहुत ये अच्छी करते हैं जी वो। हाँ, अंग्रेज़ी ज़बान का मुखालिफ नहीं हूँ, अच्छी ज़बान है, नो नहीं सर, डाउट अगर नेशनल ये ज़बान है। आपको इंग्लिश पसंद नहीं थी या वैसे आप इंग्लिश में वीक थे बहुत ज़्यादा? नहीं, मैं शायद इतना वीक तो नहीं था, लेकिन ये था कि शायद उर्दू की तरफ मेरा रुझान ज़्यादा था। और सही। आप कह सकते हैं कि शायद उर्दू हमारी पहली मोहब्बत थी। बिल्कुल, वैसे भी हमारी कौमी ज़ुबान है तो मेरे हाँ, ख्याल से अच्छी तरजीह थी। होनी 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 भी चाहिए बिल्कुल, आपको। बिल्कुल। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं एक अच्छा कमेंटेटर होने के लिए एक खिलाड़ी होना ज़रूरी है? हाँ, बहुत ज़रूरी है। किस तरह? आपको देखिए, अब तो वैसे भी आगे जिस तरफ चीज़ें जा रही हैं, जी, जी। जाना शुरू हो गई हैं, आप जो है एक खिलाड़ी जो है वो उस माहौल से गुजरा होता है, उस जो है आप समझ लीजिए कि उस मैदान से पूरी तरह आगाह होता है, उसकी उसकी जो
बारीक भी नहीं आए जी जी उससे। तो अगर आप खिलाड़ी हैं तो फिर तो ये बहुत ही अच्छा है, फिर तो आइडियल है जी जी आपके लिए। आप ज़बानों बयां पे भी आपको अबूर है, अबूर है। आप खिलाड़ी भी हैं, आपने ब्रॉडकास्टिंग स्किल्स जो हैं। जी जी देखिए कमेंटेटर बनने के लिए जो पहले तो आपके पास वो स्किल्स होनी चाहिए, बिल्कुल। पहले तो आपको ब्रॉडकास्टर होना चाहिए, तभी आप बन सकते हैं। तो अगर आप साथ क्रिकेटर हैं तो वेल एंड गुड, तो फिर तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ज़बरदस्त काम हो, सोने पे सुहागा हो सोने जाएगा, पे सुहागा। सोने पे सुहागा हो जाएगा। सही, ज़बरदस्त। अच्छा सर, अभी आपने कल बयान सुना होगा कि हमारे जो हैं क्रिकेटर, दो बॉलर और ऑलराउंडर, हमारे जो अमाद वसीम है और मोहम्मद आमिर हैं, उन्होंने अपनी रिटायरमेंट वापस ले ली है और दोबारा इंटरनेशनल क्रिकेट में आ गए हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है? नहीं देखिए, ये मेरा ख्याल है उनको रिटायरमेंट लेनी ही नहीं चाहिए थी। हम्म। मोहम्मद आमिर की तो पाकिस्तान को ज़रूरत थी, और ये पिछला वर्ल्ड कप भी खेल सकते थे, जो हमने देखा। जी जी क्योंकि जो 50 ओवर की क्रिकेट थी उसमें पाकिस्तान के जो पेसर्स थे उनका नहीं था इतना तजुर्बा, वो ख़ासतौर पर जब नसीम शाह इंजर्ड अनफिट हो गए थे। जी जी तो जो इस वक्त पाकिस्तान के बेस्ट बॉलर हैं तीनों फॉर्मेट्स के, जी जी तो फिर हमारे वो वसाइल नहीं थे कि आमिर को चलो वो उस वर्ल्ड कप में नहीं आ सके, इस वर्ल्ड कप में आ गए, तो कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। दुरुस्त आए। तो जो इमाद वसीम है उनका भी तजुर्बा है, वो भी हमने देख भी लिया है PSL में, सबको अंदाज़ा हो भी क्या होगा कि तजुर्बे का कोई नेमल बदल कोई होता शक, नहीं है। बिल्कुल कोई शक तो अच्छा हुआ है ये दोनों आ गए हैं, फिर ये खेलते भी हैं उधर अमेरिका, उस कॉन्टिनेंट में जाकर हर साल जो CPL ये खेल रहे हैं, तो वहाँ की विकटों से, कंडीशन से इनको आगाही है। हम उम्मीद करेंगे कि जितने भी पाकिस्तान के करंट प्लेयर हैं ये सब मुत्तहद होकर खेलेंगे। पाकिस्तान को इन सब की ज़रूरत है। देखिए कई दफ़ा आपको वो जो ज़रूरी और ज़रूरत में जो फ़र्क है उसको रखना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है। मरहूस और आमिर या ये जो हैं इमाद वसीम है, जी जी इनकी ज़रूरत है अभी टीम को और शायद इस वक्त ये ज़रूरी भी है। बिल्कुल ऐसे ही है। सर, शाहीन शाह अफरीदी को इस वक्त कप्तान बनाया गया है T20 फॉर्मेट का, और शान मसूद को टेस्ट कैप्टन बनाया गया है। आप क्या समझते हैं, बाबर आजम को कप्तानी से हटाना और दोनों को कप्तानी सौंपना किस तरह का फैसला है आपके नज़दीक? देखिए जो इस दौर में ये तो अच्छा था कि आपने अलग अलग एक कप्तानी जो आपने स्प्लिट कर दी, क्योंकि एक कप्तान के लिए तीनों फॉर्मेट में कप्तानी करना ये आसान नहीं है। और बाबर आजम पर भी वो बोझ जो है वो होता था महसूस बाज़ औक़ात अपने वर्ल्ड कप में। तो वो ज़ाहिर है वो जो बाबर आजम जिनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हर दूसरे मैच में जाकर सेंचुरी बना देंगे, वो लगता था कि उस बोझ में वो दब रहे हैं। तो तजुर्बा उनका हो चुका था काफ़ी कप्तानी में। तो अब भी उम्मीद करेंगे कि जो भी कप्तान पाकिस्तान टीम का रहे या जिसको भी ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है, बाकी जो खिलाड़ी हैं वो उसके पीछे खड़े होंगे। बिल्कुल ऐसे ही, टीम वर्क होना चाहिए। टीम वर्क होना चाहिए। और इन प्लेयर्स को एक बात समझने की ज़रूरत है कि अगर पाकिस्तान जीत रहा है तो ये जो लीग के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या जितनी इनकी बाहर पजीराई होती है, ये सिर्फ उसी सूरत में होगी कि अगर पाकिस्तान टीम के लिए इनकी इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेस होंगी बिल्कुल, और वो उसी सूरत में हो सकती है जब ये एक होकर खेलेंगे। इस चीज़ का इनको भी एहसास होना चाहिए कि अगर आप इंटरनेशनल स्टार नहीं हैं या आपकी इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेस नहीं है, तो फिर आपको बाहर वाले भी एक दो बार तो पूछेंगे, लेकिन फिर बतदरीज जो है वो आपकी कम हो जाएगी, वो जो हैसियत है वो नहीं रहेगी। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा सर, एक तनकीद या ट्रोलिंग जिस तरह आजकल आपको पता है सोशल मीडिया पे बहुत की जाती है, एक क्रिकेटर के लिए ये कितनी नुकसानदेह साबित हो सकती है? नहीं, बिल्कुल हो सकती है। ये जो ट्रोलिंग आप किसी की भी कर रहे हो जी जी, तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा हमें तस्वीर का दूसरा रुख भी देख लेना चाहिए होता है। ये बहुत आसान होता है कि आप अपना दूसरे को मोबाइल निकालें और जो है आप अगले की बुराइयां शुरू कर दें, टाइप करना शुरू कर दें, और आपको समटाइम नहीं पता होता कि अगले क्या बीत रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो
वो फिर जो गुजरती है बहुत प्रेशर्स होते हैं इस फील्ड में। कोई भी जितने भी प्रोफेशंस होते हैं, हाँ वो क्रिकेटर हों, कोचेज़ हों, स्टाफ के लोग हों, इवन के जितने भी रेलिवेंट लोग होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं, ऑफिशियल्स होते हैं, और मुख्तलिफ तरह के प्रेशर्स होते हैं आप पे। तो मेरा ख्याल है कि कुछ एहतियात होनी चाहिए होती है। बिल्कुल आपको कुछ थोड़ा सा एहसास करना चाहिए। बिल्कुल, हाथ थोड़ा सा हौला रखना हाँ, चाहिए। ये आपने सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया। हाथ हौला रखना चाहिए। हाँ। अच्छा सर, अगर कौमी क्रिकेट टीम में से 3 प्लेयर्स को रिप्लेस किया जाए पीएसएल के 3 प्लेयर्स के साथ, तो वो कौन से होंगे? नहीं देखिए, इस पीएसएल में एक तो इमाद वसीम जो हैं वो एक्सेप्शनल रहे हैं, और वो तो ज़रूर उनकी जगह बनेगी, उनको तो हम सब जानते भी हैं। उस्मान खान का भी नाम आ गया आज जी, जी। पाकिस्तान टीम जिसकी अनाउंसमेंट हुई है, तो ये भी अच्छा है। एक वो अच्छा शगुन कह सकते हैं। या अच्छा शगुन कह सकते हैं। फिर वो विकेट कीपिंग भी कर लेते हैं, तो आप के पास वो भी एक ऑप्शन आ जाता जी, है। जी। फिर ये है कि वो 1 से 4 तक किसी पोजीशन पर खेल लेते हैं उस्मान खान जो है, तो उन्होंने 3 सेंचुरी बनाई हैं, तो मेरा ख्याल है सबसे पहले तो उन्हीं की तरफ देखा जाएगा। तो और बाकी 2? बाकी आपने जो है इसके अलावा जो है आप कह सकते हैं अबरार अहमद जो हैं, उन पे भी नज़र रखनी चाहिए। लेकिन इब्रार अहमद तो बहुत अच्छी ऑलरेडी लेकिन अबरार अहमद T20 की हम बात करेंगे, जी, क्योंकि जी। अभी T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, फिर जी, जी। पाकिस्तान की उसी टीम की बात है। जी, जी। तो अबरार जो हैं वो T20 भी खेल सकते हैं, अभी नई गेंद भी वो वो करते हुए आए हैं, तो टैलेंट है। मैं यहाँ इस टूर्नामेंट में, ये जहाँ पे इस वक्त हम बैठे हुए हैं, मैंने पिछले 4 से 5 दिन में इतने अच्छे फास्ट बॉलर यहाँ पर देखे हैं, मुझे हैरत हो रही है कि जिस तरह फास्ट बॉलिंग का जो टैलेंट है, वो ये खिलाड़ी जो हैं अगर आगे फिट रहते हैं, इसी तरह मेहनत करते रहते हैं, और इनके पाँव जो हैं वो ज़मीन पर रहते हैं, तो बहुत टैलेंट है। ये उबैद शाह, मैंने यहाँ पहली बार देखा है। अली शब्बीर को एक फास्ट बॉलर है, जी, जी। वो साउथ पंजाब से आए हैं। इसके अलावा अली रज़ा जो अंडर-19 का वर्ल्ड कप खेल कर आए हैं, और एक नूरुल्लाह थे फास्ट बॉलर, तो बहुत टैलेंट है। फास्ट बॉलिंग का तो टैलेंट जो है शायद इस मिट्टी में ही कूट-कूट के भरा हुआ है। टैलेंट की कमी नहीं, लेकिन उसको यूटिलाइज करना ये एक फन होता है। जी हाँ, ज़ाहिर है वो पाकिस्तान ने किया भी है हमेशा, बिल्कुल, बिल्कुल इसमें ऐसी कोई है। शुबा नहीं। कोई शक नहीं है। तो ये उम्मीद है कि आगे भी ये होगा जी, सिलसिला जो इंशाल्लाह जी, उम्मीद है हमारी कि ऐसे हो। अच्छा सर, थोड़ा सा सवालात को चेंज करते हैं। आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसा सैड मोमेंट जो आपने आज तक किसी के साथ शेयर ना किया हो? कोई सैड मोमेंट कह सकते हैं या कोई हैप्पी मोमेंट कह सकते हैं, कोई भी किसी भी तरह का आप समझ लें। नहीं देखिए, नॉर्मली हम लोग तो मतलब एक आपके मामलात होते हैं आपके ऐसे पर्सनल, जहाँ आपको ज़िंदगी खुशी गमी दोनों का ही एहसास होता है। एहसास तो है। तो मेरे फादर की डेथ हुई थी, वो मेरे लिए सबसे ज़ाहिर जो बात है है, तकलीफ दे मरहला था। सबसे तकलीफ दे मरहला था। तो वो एक ऐसा लम्हा था, वैसा तो नहीं कभी भी। वो उस तरह की जो वो डिफरेंट नोयत। सर, जब आप इस फील्ड में आए तो आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? सपोर्ट थी या अपने बलबूते भी सारा कुछ किया? नहीं, मेरे जो मेरे फादर थे मरहूम, वो तो नहीं चाहते थे, वो मेरे इसमें वो नहीं चाहते थे कि मैं इस तरफ आऊँ। तो वो चाहते थे कि मैं जो है मुझे कंपटीशन का इम्तहान देना चाहिए, और लेकिन ये था कि वो बाद में फिर मेरा शौक़ देखते हुए फिर उन्होंने भी इत्तेफाक किया। तो फिर बाद में तो फैमिली की सपोर्ट मिली, नो डाउट, और बहुत ज़्यादा मिली, इसमें कोई शुबा नहीं। सही। अच्छा सर, जाते जाते आप हमारी ऑडियंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी हाँ, मैं यही कहूँगा कि लाइफ में पेशेंस रखना जो है बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपको बड़ी कामयाबी मिले,
तो उसके लिए कई बार थोड़ा सा पीछे भी हटना पड़ता है, आपको इंतज़ार करना पड़ता है और वक्त आपका आता है। अगर आप जो है आप दिल से मेहनत कर रहे हैं और आपके अंदर वो चाह मौजूद है, तो फिर आप पहुंच जाते हैं अपनी मंजिल तक बिल्कुल एक ना एक दिन। हो बिल्कुल सकता है कि किसी मुश्किल रास्ते से होकर आप गुजरें, लेकिन आपको वो रोशनी जो है वो फिर अंदर से मिलना शुरू हो जाती है, जो अंधेरे में आपको रास्ता दिखाती है। बिल्कुल ऐसे तो इसलिए पेशेंस रखना, मेहनत करना और अपनी कॉज के साथ सिंसियर होना, वही आपको रास्ता दिखाता बिल्कुल ऐसे ही सर। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। है। भैया